मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है 7th क्लास का चैप्टर 3। क्या है चैप्टर 3? अब हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया और फिर अब चैप्टर नंबर 3 करेंगे जो सिलेबस में है। चैप्टर 3 है डाटा हैंडलिंग यानी कि अंकड़ियां दा प्रबंधन। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं टर्म्स, फिर आगे एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। पहली बात, डाटा हैंडलिंग होती क्या है। मान लीजिए आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके घर कोई बंदा आता है और आकर पूछता है कि आपके घर में कितने बड़े हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने काम करते हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं। ये चीज़ें आपके घर में आकर कोई बंदा पूछता होगा। तो ये क्या है, समय समय पर टाइम टू टाइम हमारा देश में कुछ सालों बाद अंकड़े या डाटा इकट्ठा किया जाता है। किस चीज़ का? जैसे मान लीजिए हमने अपने देश की पॉपुलेशन देखने की कितनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या गणना बोलते हैं, पॉपुलेशन सेंसस। तो वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट होता है, वो ड्यूटीज़ लगा देता है, घर घर जाके आते हैं ऑफिसर्स, वो पूछते हैं कि आपके घर में कितने बड़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने औरतें हैं, कितने मर्द हैं। ये चीज़ें लिख के ले जाते हैं हर घर में। फिर जाके वहाँ पे सारा इसको मतलब कुछ होते हैं टूल्स जिससे इसको हैंडल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, फिर बताया जाता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए क्या कहते हैं हम, डाटा हैंडलिंग या अंकड़ियां दा प्रबंधन। अब इसमें मैं कहती हूँ, मतलब अगर हमने किसी चीज़ के मकसद के लिए हमने नंबर डाटा इकट्ठा किया है, कोई घर घर जाकर कोई चीज़ें पूछी हैं, उसको डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। अब हम ये चीज़ें एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक विलेज ले लिया हमने, उस विलेज में घर घर जाने का एक ऑफिसर है, वो घर घर गया। उसने क्या देखना है, उसने डाटा इकट्ठा करना है कि किस घर में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है जी, बच्चियां लड़कियां कितनी हैं। तो वो पहले घर गया, उस घर में उसने पहले घर गया, वहाँ पे उसे पता चला कि इस घर में 3 लड़कियां हैं। फिर दूसरे घर में उसे पता चला 4 लड़कियां हैं। फिर तीसरे घर में उसे पता चला 2 लड़कियां हैं। फिर उससे पता चला कि इस घर में कोई लड़की नहीं। फिर अगले घर गया, 5वें घर गया, तो वहाँ पे उसे पता चला कि 2 लड़कियां हैं। फिर अगले 6ठे घर गया, तो वहाँ पे उसे पता चला कि 4 लड़कियां हैं। तो इस तरह उसने डाटा इकट्ठा किया। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें पता कर रहा है, वो किस लिए पता कर रहा है कि हमने देखना है कि इस पिंड में कितने घरों में कितनी लड़कियां हैं, कुल लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या कहेंगे कि डाटा कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा, अंकड़ियां दा प्रबंधन। ठीक है जी, किसी खास मकसद के लिए कोई चीज़ इकट्ठी करनी। अब जो हर नंबर है, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, अकेले अकेले नंबर को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, कि इतना ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्वेशन। पंजाबी में इन्हीं 3 को क्या कहते हैं, प्रेक्षण। क्या बोलते हैं, प्रेक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, 2 नंबर कितनी बार आया, 2 बार आया। 4 नंबर कितनी बार आया, 2 बार आया। तो जो नंबर जितनी बार आया उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। जैसे 2 नंबर 2 बार आया तो हम क्या कहेंगे इसको, कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 4 भी 2 बार आया तो क्या कहूँगी कि 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। पंजाबी में इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। तो अब तक हमने क्या समझा कि डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब, डाटा हैंडलिंग का मतलब किसी खास मकसद के लिए नंबरों को इकट्ठा करना। जो नंबर होते हैं उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, पंजाबी में प्रेक्षण। और हर नंबर जितनी बार आया, जैसे 2 यहाँ पे 2 बार आया, 4 भी 2 बार आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, की 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। पंजाबी में बारंबारता। ठीक है।
अब ये ही डाटा जो है हमारे पास, ये मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया, घर घर जाके पूछा वैसे लिखती गई। अब इसी डाटा को अगर मैं मैथ के कुछ खास रूल या एक सीक्वेंस में लिख दूँ, कौन सा सीक्वेंस, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पढ़ा ना। तो अगर मैं उस सीक्वेंस में लिख दूँ तो उसको क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए पहले छोटा मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने लगी हूँ, ठीक है जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले 0 आएगा, फिर उससे बड़ा 2 2 बार आया, फिर 3, फिर 4 2 बार आया। तो ये एक सीक्वेंस में लिख दिया ना, तो इसको बोलते हैं एरेड डाटा। कौन सा डाटा, एरे डाटा। यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं, एरे डाटा, ARRAYED, एरे डाटा, ठीक है। और पंजाबी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एरे डाटा। मतलब क्या है एरे डाटा का, मतलब है इसका कि हमने एक ख़ास सीक्वेंस में इसको क्या कर दिया, हमने इसको बांध दिया, एक ख़ास सीक्वेंस में इसको लिख दिया। पंजाबी में बोलते हैं क्रमबद्ध डाटा, क्रमबद्ध, क्योंकि एक सीक्वेंस में है ना, तो क्रमबद्ध आंकड़े बोलते हैं, ठीक है जी। एरे डाटा का पता चल गया कि एक खास सीक्वेंस में उसी एक खास ऑर्डर में उसी रकमों को लिख देना, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये हमने डाटा ऐसे ही एक लाइन में लिखा है। अगर इसी को मैं एक टेबल के रूप में लिख दूँ, जैसे 1 2, हमारे पास रकमें कौन सी थी वो लिखती हूँ, जैसे 0 2 3 4, ये है। 0 कितनी बार आया, 1 बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 1 बार, 4 2 बार। तो हमने इसको एक टेबल के रूप में लिख दिया। उसी डाटा को, पहले वो डाटा एक लाइन के रूप में था मेरे पास, है ना जी, पहले वो डाटा यहाँ पे देखो एक लाइन के रूप में था, है ना। अब उसी डाटा को मैंने एक टेबल के रूप में लिख दिया। तो जब उसी डाटा को टेबल के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पंजाबी में बोलते हैं बारंबारता वंड सारणी, बारंबारता वंड सारणी, ठीक है जी, पता चल गया। अब हमें कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा हैंडलिंग क्या होती है, उसके बाद हमें पता चला कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। अकेले अकेले नंबर को ऑब्जर्वेशन, जो नंबर जितनी बार आया उसको फ्रीक्वेंसी, और अगर हम उसको एक ऑर्डर में लिख दें तो एरे डाटा, अगर टेबल के रूप में लिख दें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया। अब हमने इसमें 4 चीज़ों को पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने 4 चीज़ें पढ़नी है। पहला है रेंज, दूसरा है मीन, मीन को एक और बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, या एक और नाम भी है इसका एवरेज। मीन, अरिथमेटिक मीन या एवरेज, ये तीनों एक ही नाम है। तीसरा है मेरे पास मीडियन, चौथा है मेरे पास मोड। हमने इस चैप्टर में ये 4 चीज़ें पढ़नी है। आज हम रेंज और मीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। क्या होती है रेंज, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रेंज पंजाबी में बोलते हैं विचलन सीमा, विचलन सीमा। तो जैसे कि रेंज का मतलब, जैसे हमने देखा हो आम कहते हैं कि इसकी रेंज क्या है। बाज़ार जाते हैं, कोई सी दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी रेंज क्या है। ये कपड़े वाला पूछता है, कोई मार्केट में ख़रीदारी करने जाते हैं तो वो पूछता है कि आपने किस रेंज में चीज़ लेनी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 200 से 500 तक, तो उसको लिखेंगे 200 डैश हाइफन 500। छोटी रकम ये, बड़ी रकम ये। उसी रेंज का मतलब होता है सबसे छोटी में से सबसे बड़ी माइनस करना, ठीक है। ये तो था रेंज। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे पता करना है। उसके बाद बात करते हैं मीन की, यानी कि एवरेज। मीन या एवरेज का मतलब होता है, पंजाबी में इसको बोलते हैं औसत, ठीक है जी। मतलब आपने सुना होगा कि एवरेज क्या है, मतलब एक ऐसी नंबर, उस पूरे डाटा में एक ऐसा नंबर जिसके आसपास बाकी सारे नंबर नज़दीक के हों,
ठीक है। इसको पता करने का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो हम देखेंगे, ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करती हैं, या चलिए पहले फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी नंबर दिए होंगे उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी रकमें दी हैं, मतलब कितना डाटा इकट्ठा किया है वो, ठीक है। पंजाबी में मैं अगर लिखूं तो पंजाबी में औसत का क्या है, औसत का फॉर्मूला है प्रेखना दा जोड़, प्रेखना दा जोड़ डिवाइडेड बाय प्रेखना दा जोड़ डिवाइडेड बाय प्रेखना दी गिनती। पंजाबी में ये है प्रेखना दी गिनती। अब मीन को लिखने का सिंबल क्या है, एक्स बार। मीन को अगर आपने पंजाबी में औसत या इंग्लिश में मीन नहीं लिखना तो मैथ में इसका सिंबल डाल दो, वो है एक्स, एक्स के ऊपर ऐसे बार, इसको लाइन नहीं बोलना बार बोलना, ठीक है जी। तो चलिए 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 यहाँ पे 1 अगले में है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करती हैं, ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 3, 5, 7 एंड 11, 13, 15। तो हमने इसका मीन पता करना है, तो हमने क्या करना है, फाइंड द मीन। तो मीन पता करना है, पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। मैथ में कोई भी क्वेश्चन करना है तो पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले के अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। तो अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे आप मीन का सिंबल भी डाल सकते हो। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब ये सारे नंबरों को हमने ऐड करना है। 3 + 5, 3 में 5 ऐड किए, +7 +9 +11 +13 +15, मतलब ये सारे नंबरों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो डिवाइडेड बाय 7, ठीक है जी। अब ऐड कीजिए, 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 7 जोड़े 15, 15 में 9 जोड़े 24, 24 में 11 जोड़े 35 हो गया, 35 में 13 जोड़े कितना हो गया 48, 48 में 15 जोड़े 63, तो ये हो गया 63/7। अब 63 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 9, तो ये हमारा मीन आ गया 9, ठीक है जी। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन दूसरा पार्ट कर लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता चल गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले सबको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करूँगी 40 + 30 70, 70 + 30 100, 100 में 0 ऐड किया 100, 100 में 26 ऐड किया तो कितना हो गया 126। अब 126 में मैंने 60 ऐड करना है तो कितना हो गया 186, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 है। अब 186 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 3 का 18, 6 1 1, तो कितना आ गया 31। तो इसका मीन कितना हो गया 31, ठीक है जी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, पहले 5 होल नंबर्स का मीन। तो सबसे पहले हम होल नंबर्स लिख लेते हैं। कौन से होते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, पहले 5 पूछा तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, आपने हर बार लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखने लगी हूँ, स्किप करने लगी हूँ, पर आपने जब भी क्वेश्चन करना है फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो अब इनको ऐड करूँ, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं उसने ही पहले बोल दिया 5, 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 2। तो पहले 5 होल नंबर्स का कितना मीन आ गया 2, ठीक है जी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए पर फिर भी मैं कर देती हूँ, ठीक है।
अब मीन क्या है, वैसे ही फॉर्मूला आपने लिखना है, तो हमने इनको ऐड करना है। डिवाइडेड बाय कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है जी। एक बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग्स। कहता है 6 इनिंग में किसी बैट्समैन ने इतने इतने नंबर बनाए हैं, तो अब उसका मीन पता करना है। तो 6 है तो हमने नीचे 6 लिख लिया, अब ऊपर ऐड करें 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55, यही है। तो चलिए ऐड कीजिए, 36 में 35 ऐड किए 71 में 50 ऐड किए, कितना हो गया 121 में 46 ऐड किए। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं उसमें कर रही हूँ 167। अब उसमें हमने 71 120 46 ऐड कर लिया, अब 60 और 55 को ऐड करूँगी, कितना हो गया 60 ऐड किया, फिर 55 ऐड किया, तो कितना हो गया 282/6। अब इसको 6 से डिवाइड किया तो आंसर मेरा आ गया 47। तो इसका मतलब थर्ड का मीन कितना आ गया 47। तो अब देखो जो मीन आया है, सारी टर्म्स ऑब्जर्वेशंस उस 47 के नज़दीक की हैं, आसपास की हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है, एवरेज का मतलब है होता है कुछ जो ऑब्जर्वेशन की है उसके आसपास की ही होंगी, ठीक है जी। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें उसने रेंज का के बारे में पूछा, क्या है, कहता है एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर। एक साल में किसी स्कूल के 10 टीचरों के एजेस के बारे में बात की गई है। पहले टीचर की 32, दूसरे की 41, 28, इस तरह। व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। कहता अब ओल्डेस्ट टीचर की एज क्या है, मतलब सबसे बूढ़ा टीचर कौन सा है इसमें। तो हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है, 54 है, तो इसका मतलब ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी हो गई 54। तो उसी तरह यंगेस्ट की कितनी हो गई मेरे पास, यंगेस्ट टीचर की एज सबसे छोटा कौन सा है मेरे पास 26 है, तो इसका मतलब 26 क्या हो गई सबसे छोटे की, ठीक है। अब रेंज पता करनी है, तो रेंज का मतलब होता है सबसे छोटे में सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये होता है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी हमने देख ली 54 माइनस 26, तो कितना आया 54, 14 में से 6 गए 8, ऊपर आ गया 4, 4 में से 2 गए 2, तो रेंज कितनी आ गई मेरे पास 28 आ गई। अब हमने मीन भी पता करना है, तो वो अगले में कर लेते हैं। तो मीन क्या हो गया, इसका मतलब मीन हमने इन सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय कितनी है 10, तो 10 के साथ डिवाइड। तो अब ऐड करूँगी, मेरे पास साइड पे कैलकुलेटर पड़ा है तो उसमें यूज़ करने लगी हूँ। 32 प्लस 41 73, फिर 28 प्लस 54 155 हो गया, फिर 35 को ऐड करना है, फिर 26 को ऐड करना है, फिर 23 को ऐड करना है, फिर 33 को ऐड करना है, फिर 38 को ऐड करना है, फिर 40 को ऐड करना है। तो ये हो गया 350। अब 350 को 10 से डिवाइड किया तो 0 को 0 से कैंसिल कर दो, कितना बच गया 35। तो मीन कितनी आ गई 35, ठीक है। अब हमने एक बात ध्यान से देखो, हमने देखा नहीं गलत कर लिया, क्या गलत कर लिया देखते हैं। हमने ये गलत कर लिया फोर्थ क्वेश्चन में, ये रहा थर्ड है ये, तो फोर्थ क्वेश्चन में कि सबसे छोटी रकम 23 है, हमने ध्यान नहीं दिया 26 लिख लिया। तो यहाँ पे हम इसको करके लिख दें, सही कर दें 23 है। तो अब 23 में से हमने करना था 54, तो कितना बन गया देखें हम, तो ये 54 में से 3 गए 1, तो कितना आ गया 21 रेंज बनी है, ठीक है। आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी देखा, तो सबसे छोटी रकम कौन सी है 23। तो ठीक है, हमने इसका मीन पता कर लिया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मीन जैसा ही लग रहा है। फाइंड द रेंज, रेंज पता करनी है, तो रेंज का मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा। तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 20.5 है, उसमें से सबसे छोटा माइनस करना कौन सा है, एक ज़ीरो वाला बड़ा छोटा हुआ, पहला नंबर 0 है, बाकी पहले ये 0.0 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटा 0.0 हुआ ना, तो इसका मतलब 0.0, तो 0 किसी भी नंबर में से माइनस करेंगे तो आंसर रकम ही आएगी, तो ये आ गया 20.5, ठीक है। अब मीन पता करना है, तो चलिए मीन देख लेते हैं। तो मीन के लिए हम सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 7 से डिवाइड कर लिया, पॉइंट वाली रकम को ऐड करना है ध्यान से। देखिए 0.01 पहली रकम लिखी, फिर 12.2
12.2 मतलब पॉइंट की सीध में ही पॉइंट लिखना है हमने और उसकी रकमें साथ में। 2.1 पहले पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पहले 2 बाद में 1, ठीक है। अगला 0.0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, फिर 20.5 है तो पॉइंट लगा दिया, फिर 0, फिर 2 और यहाँ पे 5, फिर हमने 0.5, फिर है 1.0। ये अब इसको ऐड करूँगी, यहाँ पे तो सारा कुछ नहीं है तो इसका मतलब ज़ीरोज़ लगा दो तो कितना बना 1, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 3 13, 3 और 1 ऊपर चला गया, पॉइंट आ गया। 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 1 11, 1 और 1 ऊपर आ गया, 2 1 3 और 1 4, तो कितना आ गया 41.31। अब अगर आपको ये डिवाइड नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, कहता हाउ मेनी डेज हैड द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। कहता कितने इसमें दिन है जिसमें बारिश जो है मीन से कम की हुई है। लेस देन पूछा ना, कम की, तो इसका मतलब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हमने 41.31 को डिवाइड किया 7 से तो हमारे पास आई 5.9, ये आंसर आता है। आप करके देखिएगा। तो 5.9 से कम कौन सी रकम है? संडे है, ठीक है, सैटरडे है, थर्सडे है, वेडनेसडे है, मंडे है। तो हमने डेज कितने दिन बताना है, कौन कौन से नहीं बताना, कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 डेज ऐसे हैं जिनमें बारिश जो है मीन से कम हुई है 5.9 mm से कम, क्योंकि 0 भी 5 से छोटा, 2.1 भी 5.9 से छोटा, 0.0 भी 5.9 से छोटा, 5.5 भी छोटा है, 1.0 भी छोटा है, ठीक है। तो कितने हो गए 5 डेज। तो ये तो था रेंज एंड मीन, और हमने इसकी इंट्रो भी कर ली कि डाटा कलेक्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है जी। मुझे पूरा श्योर है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। कल हम अगला मोड एंड मीडियन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक एंड शेयर मेरे लिए बहुत काम कर सकती है और मुझे मोटिवेशन देती रहती है। थैंक यू।